Hello students, today we will discuss about our new chapter that is human reproduction. So आप सभी को पता है ह्यूमन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक कंडीशन होती है जो कि बाईपेरेंटल कंडीशन होती है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो हम जब जनरली मेल और फीमेल को देखते हैं तो उनको हम उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो मेल और फीमेल को उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करने का जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ओके। और जो फीचर्स है, एक्सटर्नल फीचर्स है जो मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, क्लियर। नाउ ह्यूमन है, उसकी लाइफ प्रोसेस में डिफरेंट डेवलपमेंटल पीरियड्स होती हैं, लाइक बर्थ से पहले, बर्थ के बाद, और उनमें भी फर्दर डिफरेंट पीरियड्स होते हैं। सो इस चैप्टर में हम ह्यूमन के डेवलपमेंट को मेनली दो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, एक तो बर्थ से पहले और दूसरा बर्थ के बाद। सो बर्थ से पहले की जो पीरियड है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड और प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड, यहां पर जो नेटल है वो बर्थ से कंसर्निंग है। प्री मतलब पहले, नेटल मतलब बर्थ, तो बर्थ के पहले का पीरियड। और दूसरा पोस्ट नेटल और पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। पोस्ट नेटल और पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड मतलब बर्थ के बाद का पीरियड। सो मेनली ह्यूमन के जो डेवलपमेंट है उसको दो पीरियड में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज एम्ब्रियोनिक पीरियड, दैट इज प्रीनेटल, बर्थ से पहले का पीरियड, और बर्थ के बाद का पीरियड। अब इसके अलावा ह्यूमन का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स आते हैं। सो कौन कौन से मेजर इवेंट्स होते हैं जो कि किसी ह्यूमन के डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो जब किसी ह्यूमन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन। मेल अपने गैमेट बनाता है, फीमेल अपने गैमेट बनाता है। तो मेल और फीमेल के अंदर जो ये गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ओके, इसके बाद गैमेट बन गए मेल में, और फीमेल में भी गैमेट बन गए। मेल में स्पर्म बनेगा, फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेल के अंदर जो ये गैमेट बने हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर करने हैं। सो ये जो मेल के स्पर्म्स को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ओके, अब इंसेमिनेशन के बाद जो भी लाइफ के इवेंट्स होंगे वो सभी फीमेल के अंदर कंटिन्यू रहेंगे। ओके, सो फीमेल के अंदर मेल के स्पर्म्स भी पहुंच गए और फीमेल के वहां पर गैमेट दैट इज एग ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे। तो ये जो फ्यूजन की प्रोसेस है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो थर्ड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन, क्लियर। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, और इसके अंदर फर्दर माइटोटिक डिविजन्स होंगे। सो ये जो माइटोटिक डिवीजन होने की प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज के अंदर जाइगोट में रैपिडली माइटोटिक डिवीजन्स होंगे जिसकी हेल्प से एक सेल मास बनेगा जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला, क्लियर। अब ब्लास्टुला जो है वो फीमेल के जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर फॉर्मेशन होगा। तो अब ये फेलोपियन ट्यूब से जो फीमेल का यूट्रस है वहां पर आएगा और वहां पर जाके यूट्राइन वॉल के अंदर ये इम्प्लांट हो जाएगा, ट्रांसप्लांट हो जाएगा। सो ये जो प्रोसेस है ब्लास्टुला की फीमेल की यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट होने की, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस, क्लियर। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद जो सेल मास बना था, ब्लास्टुला बना था, उसके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होती है तो उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए होगा। तो उनके न्यूट्रिशन के लिए और उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए मेल और फीमेल के बीच में एक इंटीमेट कनेक्शन बनेगा। इंटीमेट कनेक्शन बनेगा, इस इंटीमेट कनेक्शन को बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये जो प्रोसेस है प्लेसेंटा फॉर्मेशन की, इसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन,
क्लियर। अब प्लेसेंटा भी बन गया, फिर उसके बाद जो सेल्स ब्लास्टोसिस्ट की या ब्लास्टोला की जो सेल्स थी वो फर्दर डिवाइड करेगी। अब वो डिवाइड करके 3 लेयर्स बनाएगी, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये जो 3 लेयर फॉर्मेशन हुई है इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, सॉरी दिस स्टेप इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, और जो ये ऑर्गन बनेगा इट इज गैस्ट्रुला। क्लियर। अब गैस्ट्रुला बनने के बाद 3 लेयर्स बन गई, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अब इन लेयर्स की वजह से ऑर्गन में बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। तो जो ये ऑर्गन फॉर्मेशन की प्रोसेस है इसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ऑर्गन बन गया, फुल बेबी का फॉर्मेशन भी हो गया फीमेल के अंदर। सो जो लास्ट स्टेप क्या होगा फीमेल की बॉडी में, जो फीमेल की बॉडी में फुल्ली ग्रोथ हो चुकी है बेबी की, वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। सो फीमेल के अंदर जो ये बेबी को रिलीज करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। ओके, पार्चुरेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। पार्चुरेशन में क्या करेगा, फीमेल एक्सपेल आउट द बेबी फ्रॉम देयर बॉडी। क्लियर। सो ये मेजर इवेंट्स है मेल और फीमेल के अंदर प्रोसीड होते हैं ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल इवेंट्स। क्लियर। अब हम मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेनली ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज स्क्रोटम, देन टेस्टिस, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरिथ्रा एंड फाइनल पेनिस। और उसके बाद जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में इंक्लूडेड है। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्क्रोटम के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रोटम, इन सभी के बारे में हम छोटी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्क्रोटम क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो उनको हम थोड़ा सा और एलेबरेट कर देते हैं यहाँ पर। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम इज ए डीपली पिगमेंटेड स्किन। डीपली पिगमेंटेड स्किन, डीपली पिगमेंटेड स्किन है और ये 2 सेक्स में डिवाइड होता है। 2 सेक्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक सेक्स के अंदर एक टेस्टिस प्रेजेंट। ईच सेक 1 टेस्टिस। ओके, तो टोटल मेल के अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होगी। क्लियर। इसके अलावा जो इसकी पोजीशन है ये पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। मेनली हम अपनी बॉडी के अंदर 3 कैविटीज को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट इज थोरेसिक कैविटी, सेकंड इज एब्डोमिनल कैविटी एंड लास्ट इज पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी के अंदर जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन मेल और फीमेल आर प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी। इसके अलावा पेल्विक कैविटी में कुछ यूरिनरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट पोर्शन इस पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। क्लियर। इसके अलावा जो स्क्रोटम है इसका टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इसके फायदे क्या है, जो स्क्रोटम का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। स्क्रोटम का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो इस कम होने का रीजन क्या है, ये जो टेम्परेचर है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए आइडियल होता है। आइडियल फॉर स्पर्म डेवलपमेंट, आइडियल फॉर
sperm development. Clear? This temperature, that is 2 to 2.5 degrees Celsius less temperature as compared to body, is ideal for the development of the sperm in male. Now स्क्रोटम के पास स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। अब इन स्मूथ मसल का फंक्शन क्या है? जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, बॉडी जो है चिल्ड हुई, तो जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स करके, स्मूथ मसल रिलैक्स करके इन टेस्टिस को बॉडी से दूर ले जाएगी, ताकि इन टेस्टिस का टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज ना हो। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिक्रीज होता है तो उस केस में ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करके इन टेस्टिस को पेल्विक कैविटी के पास ले आएगी, ताकि ये जो टेस्टिस है वो बॉडी से हीट को गेन कर सके। क्लियर? अब इसके अलावा यहाँ पर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस में भी सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो उन सेल्स को नरिशमेंट चाहिए होगा, या फिर वहां पर सेंस भी होते हैं तो नर्व सप्लाई भी होगी। तो इन स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम से एक कैनाल कनेक्ट होती है एब्डोमेन या पेल्विक कैविटी से। तो जो ये कैनाल है इसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। कौन सी कैनाल? इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल। स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम पेल्विक या एब्डोमिनल कैविटी से इस इंग्विनल कैनाल के थ्रू कनेक्टेड होता है, और इस इंग्विनल कैनाल में से स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होती है। क्या पास होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड, इस इंग्विनल कैनाल में से स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होती है, जो कि टेस्टिस से जाके अटैच होती है, टेस्टिस के अंदर जाके ये अटैच होती है। तो इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर कौन कौन सी सप्लाई होती है? स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक वेन एंड स्पर्मेटिक नर्व्स। तो ये तीन चीजें, आर्टरी, वेन एंड नर्व्स, किसके साथ ज्वाइंट होंगी? कनेक्टिव टिश्यू के पास, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तीनों चीजें कनेक्टिव टिश्यू के साथ ज्वाइंट होकर क्या बनाएगी? स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड इंग्विनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस में जाके अटैच होंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज टेस्टिस। Testes. Second male reproductive part is testes. Okay. So testes are the primary sex, male sex organ. Primary male sex organ. Primary male sex organ और secondary sex organ का डिफरेंस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं अपना, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो स्पर्म फॉर्मेशन या फिर एग फॉर्मेशन ना करके इन स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। मतलब उनका डायरेक्ट रोल नहीं होता, वो एक्सेसरी रोल प्ले करते हैं, इसलिए उनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और जिन ऑर्गन्स का डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल हो उनको बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो एम्ब्रियोनिक टाइम में, एम्ब्रियोनिक पीरियड में टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में ग्रो करती है, एब्डोमिनल कैविटी में ग्रो करती है। एब्डोमिनल कैविटी में भी किडनी के नीचे, किडनी के नीचे ये ग्रो करती है। तो उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर डिसेंट हो जाती है, डिसेंट इनटू स्क्रोटम, डिसेंट इनटू स्क्रोटम, मतलब स्क्रोटम के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस टेस्टिस जो है इस
पेल्विक कैविटी से कैसे कनेक्टेड होंगी? थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड। मैंने पहले भी बताया था जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो टेस्टिस से जाके अटैच हो जाएंगी, ठीक है। और स्क्रोटम के अंदर इन स्पर्मेटिक कॉर्ड की हेल्प से टेस्टिस जो है हैंग करती है, लटकती रहती है। क्लियर? सो अगर हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले आप इस डायग्राम को देखो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेस्टिस। ओके, तो टेस्टिस के अंदर मेनली कवरिंग्स होती है और उसके बाद उनके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो अगर आप ये डायग्राम देखो तो इसके अंदर जो रेड पेन से मार्क कर रखा है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस इज द ट्यूनिका वेजिनेलिस। अब ट्यूनिका वेजिनेलिस के बीच अंदर जो यहां पर ये स्पेस दिख रहा है आपको, इस ब्लैक लाइन और इस रेड डॉट के बीच में, यहां पर जो ये लेयर है इट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ट्यूनिका वेजिनेलिस के नीचे प्रेजेंट होगी और जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका वेस्कुलोसा उसके ऊपर प्रेजेंट होगी। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है फाइब्रस लेयर है। क्लियर? अब ये लास्ट देखो, जो लास्ट लेयर है जो रेड पेन से डॉटेड है, ये जो रेड पेन से डॉटेड है इट इज द इनर मोस्ट लेयर और ये कौन सी है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इस ट्यूनिका वेस्कुलोसा के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट, ब्लड कैपिलरीज इस ट्यूनिका वेस्कुलोसा के अंदर प्रेजेंट होती है। सो टेस्टिस की मेनली ये तीन लेयर्स होती है। आउटर मोस्ट इज ट्यूनिका वेजिनेलिस, सेकंड इज एल्बुजिनिया एंड इनर मोस्ट इज वेस्कुलोसा। तो VAV, VAV, इससे याद रखना जो मिडल लेयर होगी वो A से स्टार्ट होगी, जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो VV से स्टार्ट होगी। क्लियर? नेक्स्ट जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर कुछ सेप्टा होते हैं जो कि टेस्टिस को अंदर से डिवाइड करते हैं, कुछ कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर जो ये व्हाइट आपको स्पेस दिख रहा है, जो ये व्हाइट स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं सेप्टा ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के सेप्टा बोलते हैं। और ये इन सेप्टा की वजह से जो ये कंपार्टमेंट्स बने हैं, जो ये कंपार्टमेंट्स बने, एक ये कंपार्टमेंट, एक ये, एक ये, एक ये, इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है? एक टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर भी फर्दर डिविजन्स होती हैं। तो जो ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में अराउंड 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। क्लियर? अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर को हम और ज्यादा एलाबोरेट करके देखते हैं। क्लियर? तो ये जो सेंटर में एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम पे शिफ्ट हो जाओ बाबा। ये जो सेंटर में एक डायग्राम बना हुआ है इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इसके अराउंड ये और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो जनरली जब हम इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखें तो इसके अंदर एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहां पर ये जो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है ये, ओके, तो ये जो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको, ये जो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, जर्मिनल एपिथेलियम को हम मेल जम्स सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि फर्दर ये सेल्स डिवाइड होके मेल स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। ओके, इसके अलावा जो मैक्सिमम सेल्स है ये जो जर्मिनल एपिथेलियम की है वो कैसे? क्यूबॉइडल है। इसके अलावा कुछ टोल सेल्स भी यहां पर प्रेजेंट होंगी। तो ये जो टोल सेल्स प्रेजेंट है, ये जो टोल सेल प्रेजेंट है ये यहां पर, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं?
सर्टोली सेल, ये भी हो सर्टोली सेल या और सस्टेंटिकुलर सेल। सर्टोली सेल और सस्टेंटिकुलर सेल। सस्टेंटिकुलर सेल बोलते हैं इसको। सो फंक्शन क्या होता है सर्टोली सेल का? तो जब ये जर्म सेल्स डिवाइड करती है, एपिथेलियम, ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स डिवाइड करती है, तो यहां पर फर्दर और सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जब ये सेल्स डिवाइड करती है तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो ये ग्रोविंग सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अगर स्पेशली किसी सेल के बारे में बात करें तो ये स्पर्मेटिड को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर? इसके अलावा ये एक प्रोटीन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं एबीपी प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रीशन सर्टोली सेल्स करती है। तो ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है वो टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इंक्रीज कर देगा। क्लियर? एंड्रोजन से बाइंड करेगा ये प्रोटीन और उस टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन में मेजर जो मेल हार्मोन है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा ये एक और हार्मोन रिलीज करता है, इनहिबिन। हार्मोन रिलीज बाय दिस सर्टोली सेल इज इनहिबिन। ये इनहिबिन क्या करेगा? एफएसएच के साथ इंटरेक्शन करेगा और इसके प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा। इनहिबिन मतलब इनहिबिट करना। तो इनहिबिन हार्मोन एफएसएच की रिलीज को इनहिबिट कर देगा। क्लियर? इसके अलावा जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अराउंड जो ये स्पेस दिख रहा है इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। यहां पर ये क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू। तो इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये, ठीक है, इन सेल्स को हम बोलते हैं लेडिग्स सेल्स। लेडिग्स सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है। सो इन लेडिग सेल्स का फंक्शन क्या है? इन लेडिग सेल्स का फंक्शन क्या है? ये सेल्स एंड्रोजन सिक्रीट करती है। लेडिग सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन। ओके, और मैं इन सेल्स का फंक्शन, जो बाकी के फंक्शन रह गए, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से रिलीज करते हैं और किस तरीके से इनके हार्मोन का कंट्रोल होता है। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है और इसके बाहर की साइड जो सेल्स प्रेजेंट है इनको बोलते हैं लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। ये बाहर की तरफ है और ये एंड्रोजन का सिक्रीशन करती है। अब यहां पर देखो, जो ये स्पर्म्स है यहां पर फॉर्म हो जाएंगे। स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो गया। अब इस जो स्पर्म्स है ये फर्दर बाहर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे। तो इस रीजन में ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे ये यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है एक साइड से तो बंद है, क्लोज एंड है इनका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, दूसरी साइड से इनका एंड जो है ये ओपन है और ये ओपन एंड यहां पर एक ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ये जो ब्रांचिंग प्रेजेंट है इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। तो ये जो ब्रांचिंग है इसको बोलते हैं रिटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रिटी टेस्टिस। यहां पर जो ये ब्रांचिंग दिख रही है, ये जो ब्रांचिंग दिख रही है इसको बोलते हैं रिटी टेस्टिस। रिटी टेस्टिस। अब ये रिटी टेस्टिस फर्दर एक ट्यूब में कन्वर्ट होती है।
ये जो ट्यूब दिख रही है यहाँ पर, ये जो सारी रिटी टेस्टिस है वो इन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो फाइन ट्यूब है इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होगा और इस ट्यूब को बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया। सो इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे, मेल के जो स्पर्म है उनके पाथ को पूछ लेंगे कि सीक्वेंस में बताओ कि स्पर्म का पाथ क्या होता है। तो आप ये सारी स्ट्रक्चर अच्छे से याद रख लेना। अब ये देखो वासा इफ्रेंशिया है, आगे जब और स्टडी करेंगे तो एक और स्ट्रक्चर आएगी वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया। तो वासा इफ्रेंशिया और डिफरेंशिया के अंदर कंफ्यूजन मत रखना। ई मतलब एग्जिट, तो जहां से स्पर्म एग्जिट हुआ इनिशियली, ई मतलब एग्जिट, तो उसको इफ्रेंशिया बोलेंगे। और जो इफ्रेंशिया एग्जिट होने के बाद जो स्ट्रक्चर आएगी उसको बोलेंगे डिफरेंशिया। क्लियर? तो यहां से स्पर्म किस में पहुंच गया? वासा इफ्रेंशिया के अंदर पहुंच गया। अब ये वासा इफ्रेंशिया फर्दर ये जो हाईली कोइल्ड ट्यूब है इसके साथ ज्वाइंट करेगा। तो जो हाईली कोइल्ड ट्यूब है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। हाईली कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस भी फर्दर डिवाइडेड होती है। ये जो पोर्शन है टेस्टिस का, दिस इज द एंटीरियर पोर्शन टेस्टिस का, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पोर्शन। दिस इज द एंटीरियर पोर्शन, दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन के अंदर जो एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस। क्लियर? फिर बीच में जो ये एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है सेंटर में, जो सेंटर में एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है इसको बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस। कॉर्पस एपिडिडाइमिस। ठीक है, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और जो ये लास्ट पोस्टीरियर एंड के ऊपर जो एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है इसको बोलते हैं कोडा एपिडिडाइमिस, CAUDA। तो ठीक है, कोडा एपिडिडाइमिस। तो ये जो रीजन है टेस्टिस का, कोडल रीजन, कोडल एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये जो कोडल रीजन है इसके अंदर एक फाइब्रस कॉर्ड प्रेजेंट होती है बिटवीन ये जो क्या टेस्टिस और ये स्क्रोटल वॉल, स्क्रोटम की वॉल और टेस्टिस के बीच में एक फाइब्रस कॉर्ड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं गुबरनेकुलम। क्या बोलते हैं? गुबरनेकुलम। तो ये जो गुबरनेकुलम है इस टेस्टिस को कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो जो लास्ट पोर्शन है एपिडिडाइमिस का, दिस इज कोडा एपिडिडाइमिस। Epididymis is the highly coiled structure that lie along the testes in their anterior side. Okay, testes के इंटीरियर साइड में और टेस्टिस के साथ साथ ही एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो फंक्शन क्या होता है एपिडिडाइमिस का? एपिडिडाइमिस जनरली स्टोर स्पर्म्स, जनरली स्टोर स्पर्म्स। एपिडिडाइमिस स्पर्म का स्टोरेज करेगी, फिर उसके बाद कुछ ये फ्लूइड भी सिक्रीशन करती है जो कि इन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्लियर? अब एपिडिडाइमिस फर्दर कंटिन्यू किस में होगी? वासा डिफरेंशिया के अंदर। वासा डिफरेंशिया के अंदर ये फर्दर कंटिन्यू होगी। क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर है वासा डिफरेंशिया है। तो यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करना, ये सारी जो है डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, कौन कौन सी? वासा इफ्रेंशिया, रिटी टेस्टी, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंशिया। ये सारी क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डक्ट है ये सारी। तो इन सभी डक्ट का मेन फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म। तो इनका भी कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता स्पर्म फॉर्मेशन में। तो इन सभी को बोलते हैं हम एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डक्ट। एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। अब इसके बाद ये जो वासा डिफरेंशिया है, वासा डिफरेंशिया जो है ये फर्दर कंटिन्यू रहेगा और जो यूरिनरी ब्लैडर है
यूरिनरी ब्लैडर के साथ ऊपर से, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से कोइल करेगा, और कोइल करने के बाद जो ये एपिडिडाइल इसकी डिफरेंशिया की डक्ट है वो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की डक्ट के साथ फ्यूज होकर इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करेगी। अब जो फर्दर इसके पार्ट्स रह गए उनको हम आगे दूसरे लेक्चर में स्टडी करेंगे। क्लियर? ओके।